बच्चों ये लेक्चर नंबर 8 होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 के लिए, और ये शायद आखिरी लेक्चर भी हो आपका। पिछले लेक्चर में मैंने आपको छोड़ा था कंस्ट्रक्शन पे, वर्किंग का बस थोड़ा सा बताया था आपको कि किस तरह से होता है। यहाँ पे आपको डिटेल वर्किंग सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखे थे इसमें कि दो मैग्नेट का पोल्स होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीच में इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल, और इन दोनों को क्या बोले थे, स्लिप रिंग्स। क्या बोले थे, स्लिप रिंग्स। वहाँ पे क्या बोलते थे, डीसी में स्प्लिट रिंग। और आगे में ये कार्बन ब्रशेज है, दोनों आप जान रहे हो, कार्बन ब्रशेज। ये सब पिछले क्लास में मैंने लिख दिया है। अगर आपने पहले इस क्लास 10 का वीडियो पूरा नहीं देखा है 7 तक, तो पहले आप उसको देख लो, फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इसका छोटा सा कंस्ट्रक्शन हो गया। और आगे में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, या किसी एक बल्ब को लगा दो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, तब समझ में आ जाएगा कि करंट है। बल्ब जलने लगेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ हमारा सही है, ठीक है। इसको आप अलग से भी रख सकते हो, इसके अंदर से भी पार करके ला सकते हो, कोई दिक्कत उसमें बड़ी इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबका फंक्शन हमने बता दिया था। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करता है। आर्मेचर कॉइल का काम क्या है, तो इसके बीच में रोटेट करना, और जब ये रोटेट करेगा उसी समय ये इसके साथ और इसके साथ कांटेक्ट बनाए रखना है, ठीक है। यानी दोनों एक एंड आकर के, पहले ये R1 और R2 बोले थे, ये R1 है और ये R2 है, तो जो CD वाला आ रहा है वो R1 के साथ कांटेक्ट बनाए रखेगा। नहीं, इस तरह से रहता है वो, कहोगे तो ऐसे बस, ठीक है। और ऐसे आकर के ये सटा रहता है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि ये जब घूमते रहता है, मान लो कि ये ऊपर वाला जो घूम रहा है, ठीक है, ये घूमता है, ये तार घूम रहा है, तो इसके साथ बस सटा हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है। और दूसरा ये भी उसी तरह से है, दूसरे एंड से आया, ये भी से आया, और ये इससे कनेक्टेड है, यह भी उसी तरह से बस ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। सबके बारे में हमने आपको बता दिया था। आर्मेचर कॉइल क्या करता है, तो ये इसके बीच में घूमता है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो यहाँ पे एक हैंडल जिसमें लगाते हो शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ये भी रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट। इसी से मैंने हैंडल लगा करके ऐसे ऐसे डुक 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 घुमाते हो, तो यही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका काम क्या बोले थे, स्लिप रिंग्स का। तो स्लिप रिंग्स बोले थे कि पहला काम इसका क्या है कि इसके साथ कांटेक्ट बनाए रखना है, ठीक है। मेजर काम इसका यही है। एक और भी बोल सकते हो कि इससे कनेक्टेड होता है कार्बन ब्रश, ठीक है। यानी करंट यहाँ से आता है तो इसके थ्रू फिर आगे में चला जाता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब आज की क्लास में हम लोग वर्किंग की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन इसका किया था कि वर्किंग किस तरह से होता है। तो क्या बोले थे, इधर में नॉर्थ पोल है और इधर में साउथ पोल है। यहाँ से क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन जब ये घूमता है, जब ये आर्मेचर कॉइल घूमता है, इस तरह से मान लेते हैं कि ये इसके बीच में घूम रहा है। थोड़ा सा और इसको दूर प्लेस कर देता हूँ ताकि पूरा आपको व्यू मिल सके कि आखिर कैसे होता है। तो ये इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सब समझो। इधर से मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे है भी, इस पोजीशन में है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो क्या इसको ज़्यादा अफेक्ट कर पाएगा, नहीं, पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही पास कर जाएगा, ठीक है, यानी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसको तुम घुमा करके ऐसे घुमाने लगोगे, क्या होगा, हल्का घुमा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टच करेगा, ठीक है, कुछ ऊपर वाला हो सकता है निकल जाए, नीचे वाला निकल जाए। लेकिन जब ये घूमते घूमते इस पोजीशन पे आया, यानी 90 डिग्री जब ये घूम गया, ठीक है, जब ये कितना घूम गया 90 डिग्री, तो उस समय देखो तो जितना चारों लाइन्स निकल के आ रहा था, चारों गया खच्चाक, चारों का चारों इसको क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूरा का पूरा इसको हिट कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी वजह से क्या कर रहा है, पहले कम था, पहले 0 जा रहा था, इस सिचुएशन में था, तो अब इस सिचुएशन में 4 है, तो चारों इसको हिट कर रहे हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो डिफ़र कर रहा है। अब क्या बोले थे हम आपको कि सबसे पहले आपके पास मैग्नेट से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और जब आर्मेचर कॉइल घूमेगा तो यह सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या करेगा, कट करेगा। और जब इसको कट करेगा तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है।
पहले 0 था, फिर 4 हो गया, फिर ऐसे और घूमेगा तो और कम होगा, फिर इस समय आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा तो 4 हो जाएगा, इस तरह से। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। और फैराडेज लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या आता था, फ्लक्स आता था, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना पास कर रहा है उसी को क्या बोलते थे, फ्लक्स। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है, कभी कम पास हो रहा है, कभी ज़्यादा पास हो रहा है, तो फील्ड लाइंस वेरी कर रहा है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं। यानी क्या सिंपली बोल सकते हैं कि कौन वेरी कर रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। और फ्लक्स में वेरिएशन की वजह से क्या होता था, हम आपको बताए थे कि फैराडेज लॉ से क्या कि ईएमएफ उसमें आ जाएगा। और ईएमएफ क्या बोले थे कि एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है। बस यही इसका वर्किंग है। लेकिन फिर मैं आपको हर एक सिचुएशन में आपको अलग अलग हर एक एंगल पे ऐसे 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 पूरा 360 डिग्री इसको घुमा करके दिखा देता हूँ कि आखिर कैसे कैसे ये वेरी करता है, तब आपको बेहतर क्लियरेंस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन पहले इसको मैं जो बोला हूँ यहाँ पे, उसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप उसको छाप लेना। अब समझते हैं हम लोग इसका पूरा एक एक रोटेशन को इसका देखते हैं कि किस रोटेशन पे किस तरह का बिहेवियर ये कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ये ऐसे है, ए नीचे है, बी ऊपर में है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। हमने मान लिया है कि 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे अभी पास कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इस सिचुएशन में पहला सिचुएशन जो आपको यहाँ पे है उस सिचुएशन में ऐसा ही है, ए नीचे है, बी ऊपर है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर से इधर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें हम दिखाना चाहें तो इस डायरेक्शन में है अभी, ठीक है, ऐसे है। अब समझना, जब ये इस तरह से है और हम इसमें हैंडल लगा करके शाफ्ट में इसको घुमाना चालू किए, तो इस सिचुएशन में जब है ये तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे है तो इधर से लाइंस जा रहा है, सब ऐसा ही पास कर जा रहा है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू जो जा रहा है वो कितना है, 0 है। नंबर ऑफ लाइंस 0 है तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। फ्लक्स की वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। अब दूसरे सिचुएशन में चलते हैं, जब इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर दिए, मतलब इस पोजीशन से लेकर के इसको कहाँ पे आ गए हैं, 90 डिग्री घुमा दिए ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री जब घुमा दिए इस तरह से, तो ऊपर में देखो कौन है, ए बी है, तो ऊपर ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, तो ऐसे हम ड्रा नहीं कर सकते हैं फिगर, तो ऐसे दिखाया गया है। तो ए बी ऊपर में है और सी डी कहाँ है, नीचे में है। सब करंट का भी डायरेक्शन दिखाऊँगा, अभी बस इस फिगर को समझ लो। तो इस सिचुएशन में जैसे ही आ जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जितना जा रहा है 4 लेकर के चले हैं तो चारों लाइंस यहाँ से पास करेगा, यानी 4। यानी इस सिचुएशन में फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स मैक्सिमम का मतलब ईएमएफ मैक्सिमम, ईएमएफ मैक्सिमम का मतलब हाँ सही बात है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे बात करते तो करंट की वैल्यू कितना था, मिनिमम था, 0 था, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको घुमा करके फिर से हम ले गए 90 डिग्री, पहले ऐसे था, ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो जब ऐसे गया तो उस समय इस साइड में देखो कौन है, ए बी है, ए नीचे है, बी ऊपर में है, ए नीचे है, बी ऊपर में है। और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, देखो इधर में तो सी डी है, इस साइड में सी डी है, तो ये सी डी लिख दिए हैं, ठीक है। अब जब फिर से कौन से पोजीशन पे आ गया, तो फिर से पोजीशन पे आ गया, ऐसे था, शुरू में ऐसे था, ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। तो ऐसे आ गया तो हम लोग फिर से क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स इसमें कितना जाएगा, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब 4 जा रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स 4 है, तो फ्लक्स को भी मान लो कि जितना नंबर ऑफ लाइन जाता है उसी को फ्लक्स बोलते हैं, तो 4 है। यहाँ पे कितना है, 0 हो गया। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या चेंज किया या नहीं किया, ये सब हम लोग देखते हैं। अभी करंट को हटा देते हैं, ठीक है। करंट जब डायरेक्शन दिखाएंगे तो उस समय बताऊँगा मैं आपको अच्छे से। तो ये हो गया, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे भी कितना है, 0 है। उसके बाद जब ये फिर से रोटेट करेगा, जब फिर से पहले ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर से ऐसे आया, तो अब ऊपर में कौन आ गया, देखो सी डी है, तो ऊपर में सी डी है, और इस साइड में कौन हो जाएगा, दूसरे साइड में ए बी हो जाएगा। ए नीचे है, बी ऊपर में है, नीचे है, बी ऊपर में। और फिर इसको तुम घुमा दो, तो फिर से चलो यहाँ से ऐसे,
ऐसे से ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गया और फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। ऐसे घूमेगा तो ये बी इस साइड में आ जाएगा, सी डी इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक इतना पूरा रोटेशन इसका कैसे कैसे घूम करके फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आपका आ गया, ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी इस सिचुएशन में नंबर ऑफ़ लाइंस की बात करोगे तो नंबर ऑफ़ लाइंस मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो इस सिचुएशन में कैसा था? ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे आ गया, तो ऐसे आ गया तो नंबर ऑफ़ लाइंस मैक्सिमम होगा यहाँ पे। और फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंजिंग भी मैक्सिमम यानी 4 होगा या मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ पे घूम करके इसी पोजीशन पे आ गया तो नंबर ऑफ़ लाइंस कितना? 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब याद करो क्या बोले थे कि जब फ्लक्स में चेंजिंग होगा तब क्या होता है? करंट का फ्लो होता है, यही पढ़े थे हम लोग। चलिए, तो अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन सब में किधर रहेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो ये, ठीक है, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या था? ये फोर्स के डायरेक्शन में अंगूठा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे तो ये सेंटर फिंगर हमें क्या बताता है? इसमें करंट की वैल्यू बताता है। तो बस जैसे है वैसे तुम रख लो। क्या बोला गया सबसे पहले? तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है तो इस डायरेक्शन में। और फोर्स इस पर किधर लगेगा? तो देखो ये ऐसे है तो फोर्स इस पर ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा तभी तो ये घूमेगा, यानी फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। तो फोर्स ऊपर की ओर यानी ये ऊपर की ओर रहेगा। और फील्ड की वैल्यू किधर है? नॉर्थ से साउथ। तो फील्ड की वैल्यू कर दो नॉर्थ से साउथ। देख लो ये ऊपर में फोर्स लग रहा है और इधर में कौन लग जा रहा है? फील्ड। तो करंट कहाँ हो गया? ऊपर की ओर हो गया। मतलब कि इसमें करंट कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर। ठीक है, अभी ऐसे जाएगा तो दूसरे में निकालोगे ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे। अब तो ये इसमें यहाँ से ऊपर चला गया और इसमें भी हम लोग क्या देखें कि ये इस पोजीशन से ऊपर गया है तो करंट का डायरेक्शन वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। ए से बी जा रहा था तो यहाँ पे भी क्या देख लिए? ए से बी। दो क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरे की तरफ अगर चलोगे तो क्या देखेंगे हम लोग? तो तीसरे में देखो करंट की वैल्यू तो इसमें 0 है भाई। करंट की वैल्यू 0 कैसे है? तो नंबर ऑफ 0 नहीं है, चलो मैं देख कर लेता हूँ पूरा करंट 0 होगा या क्या होगा। तो ये है CD अपना, इस पोजीशन से हम लोग चले थे, ऐसे आया और फिर ऐसे आया तो इस तरह आया, फिर ये ऐसे घूमेगा और ऐसे घुमाएगा। मतलब फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। और फील्ड लाइन इधर है, फोर्स ऊपर की ओर और फील्ड लाइन इधर है तो करंट किधर चला जाएगा? ऊपर की ओर। यानी इसमें करंट किधर चला जाएगा? ऊपर। तो इसमें कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे। ठीक है, और फिर अब यहाँ जाएंगे, तब यहाँ जाएंगे तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तब तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, यानी फोर्स ऊपर की ओर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ये हो गया, फोर्स ऊपर की ओर ये हो गया। करंट किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है करंट का डायरेक्शन। मतलब CD में अब करंट किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें भी क्या हो जाएगा? CD में ऊपर गया है तो यहाँ पे भी CD में, ये मैं आपको खुद के लिए छोड़ता हूँ कि अब आप इसमें बताओ कैसे होगा, क्योंकि अभी ये कौन से पोजीशन पे था? ऐसे था, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया और फिर अब यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लगेगा, नीचे ले जा रहा है ना। ऐसा मत समझना कि उधर लग रहा है, फोर्स ये नीचे ले जाने वाला लग रहा है। तो फोर्स को नीचे की तरफ रख लेना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? फोर्स कौन से साइड में? एक मिनट देख लो। फोर्स ये ऐसे था, कौन से पोजीशन पे था? एक बार फिर से मैं देख ले रहा हूँ। ऐसे था, ऐसे आया, फिर ऐसे आया और फिर ये यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से फिर ये ऐसे गया है। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, इधर से उधर, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसमें फिर हम लोग देख लेंगे तो करंट की वैल्यू कहाँ हो जाएगा? नीचे में। मतलब CD वाले पोर्शन में किधर है? CD वाले में पोर्शन में ना देख रहे हैं, CD वाले पोर्शन में किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस हाथ का यूज करना सीख लो। इसमें हम लोग क्या देखे थे? मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है? ऐसे है,
फोर्स हम लोग ऊपर लगा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड यह बताता था मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे फोर्स ऊपर की तरफ, तो करंट की वैल्यू कहाँ हो गया, ऊपर। ठीक है, फिर उसमें ऐसे है तो इधर नीचे आ जाएगा, ये इसी पोजीशन से ऐसे गया है तो ये ऊपर ही रहे। बस इसी तरह से आगे भी सब में है, मैं एक बार और क्लियरेंस कर दिया आपको ताकि पूरा अच्छे तरीके से फील मिल सके आपको। अब करंट का हम लोग देखते हैं, पहले देख रहे थे करंट नीचे से ऊपर गया, फिर AB में करंट ऊपर से नीचे भी आया है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो रहा है तो आखिर इसका क्या फ़ायदा है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे और भी अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले करंट की को देख लेते हैं। तो यहाँ 0 था, यहाँ पे 0 से कितना हो गया, 4 हो गया है। अब 0 से 4 हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब 0 से ये 4 हुआ है तो फ्लक्स में चेंजिंग हुआ है, और फ्लक्स में चेंजिंग है मतलब करंट की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ पे करंट I बराबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर क्यों देखें, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम लोग देखना, जब भी देखते हैं तो इनिशियल से देखना, इनिशियल से कितना चेंज किया, इनिशियल से चेंज किया है या नहीं किया है, तो यहाँ से यहाँ चेंज किया था। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ क्या देख रहे हैं कि चेंजिंग, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 है, तो चेंज 0 है। अब चेंज 0 है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे में और बढ़ेंगे, तो आगे में बढ़ेंगे तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो गया है, तो यहाँ 0 था, यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है मतलब करंट की वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे I मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम लिखो, 0 से अच्छा क्या लिख दो, मिनिमम। फिर यहाँ पे 0 था और यहाँ पे फिर से 0 ही है, तो चेंज कितना होगा, 0। क्या बोले थे, फ्लक्स में अगर चेंजिंग होगा तब उसमें करंट की फ्लो होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होगा तब करंट फ्लो करेगा। तो फ्लक्स यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 4 है, तो चेंज हुआ तो करंट की वैल्यू होगा। ठीक है, और चेंज मैक्सिमम हुआ है, जितना फील्ड लाइन 4 लेकर के चले थे, चारों पास कर रहा है, तो करंट भी मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो 0 था, 0 से 0 ही रह गया, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगा, फ्लक्स में चेंज ही नहीं हुआ तो 0 रह जाएगा, करंट की वैल्यू मिनिमम होगा मतलब। फिर इस पोजीशन पे देखें तो 0 से था, 4 पहुंच गया। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंजिंग, फिर मैक्सिमम है मतलब क्या कह सकते हैं, करंट की वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम। फिर यहाँ से चौथे पोजीशन पे हम लोग पाँचवें ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच गए, जहाँ से घूम करके वहीं पे पहुँच गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स की वैल्यू फिर से कितना है, 0 ही, यानी चेंज 0 है। ठीक है, यानी चेंज इन फ्लक्स 0 है, तो हम लोग करंट की वैल्यू कितना बोल देंगे, मिनिमम हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये पूरा सीन ऐसे चलता है। अब जो मैं आपको शुरू में AC का ग्राफ बताया था कि ऊपर जाता है नीचे आता है, ये इसका सीन क्या है, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, देखो क्या बोला गया, ये ऐसे तो एक लाइन ले लो, इधर में करंट है और इधर में क्या है, टाइम है। ठीक है, पहले कहाँ से शुरू हुआ, 0 से मैक्सिमम पे गया, तो यहाँ 0 से शुरू हुआ और कहीं मैक्सिमम इधर चला जाएगा। फिर वहाँ से कितना पहुँचा, तो 0 पे पहुँच गया, क्योंकि मिनिमम है और मिनिमम कितना था, 0 ही है, तो यहाँ से फिर 0 पे पहुँच गया। फिर उसके आगे बढ़े तो मैक्सिमम में पहुँचा, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसमें नीचे से ऊपर था और यहाँ पे कहाँ है, ऊपर से नीचे है, मतलब कि करंट तो मैक्सिमम है लेकिन कौन से डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में है, तो मैक्सिमम ही लेंगे, लेकिन कहाँ पे, नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर वहाँ से कितना पहुँच गया, 0, तो फिर यहाँ से कितना, 0। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ जो था, इसीलिए ऐसा बनाया था। ठीक है, ये ऊपर में कौन सा है, तो ये मैक्सिमम है और 0 यहाँ पे मिनिमम है, और नीचे में भी यहाँ पे मैक्सिमम ही है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम करंट जाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, प्लस पोलरिटी माइनस पोलरिटी। तो ये इसका पूरा क्या हो गया, वर्किंग हुआ कि कैसे कैसे ये हर स्टेज पे घूमता है। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है कि जहाँ पे चेंज इन फ्लक्स, ये डेल्टा, ये चेंज का साइन है, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, ये अगर मैक्सिमम हो रहा है तो करंट की वैल्यू होगा, और अगर चेंज मिनिमम है यानी 0 है तो करंट की वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वाज द होल वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी संदेह होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अगला वीडियो फिर से एक समझाने के लिए आपको बना सकता हूं, लेकिन
आप 2 बार 3 बार, अगर एक बार में भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार और देखो उसी वीडियो को, क्योंकि बार बार वही है। हो क्या रहा है, बस हाथ का यूज किया है यहाँ पे और कुछ नहीं। हाथ का मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, करंट फोर्स किधर लग रहा है तो फोर्स के डायरेक्शन में अंगूठा रख दो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रख दो, अपने आप ये कर। 3 वो तो उंगली है, 2 को, और तीनों तुम्हें को संभालना है, सॉरी 2 ही तुमको संभालना ही है। एक को रख दो फोर्स के डायरेक्शन में, दूसरे को रख दो फील्ड के डायरेक्शन में। उसमें भी फील्ड फिक्स है कि फील्ड हमेशा इधर से इधर ही है, इसी डायरेक्शन में। अब अंगूठा का काम है तुम्हारा, अंगूठा को एडजस्ट करते जाओ, करंट का वैल्यू मिलता जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है डीसी जनरेटर। देखो एसी जनरेटर पढ़ लिया, अब डीसी जनरेटर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कैसे चेंज करेंगे। तो डीसी जनरेटर में क्या था ऐसा अलग, तो उसमें था स्प्लिट रिंग, ऐसा था, ये वाला रिंग था, दोनों साइड से लगा रहता था। इसमें स्लिप रिंग था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्लिप रिंग को हटा करके तुम स्प्लिट रिंग को लगा देते हो तो एसी जनरेटर कौन सा बन जाएगा, डीसी जनरेटर। बस एक लाइन तुमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग को इन प्लेस ऑफ स्लिप रिंग्स, यानी स्लिप रिंग्स जो इसमें हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे ऐसे ऐसे करके, उसकी जगह पे हटा करके ये स्प्लिट रिंग लगा दो, ठीक है। तो जो एसी जनरेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डीसी जनरेटर के लिए। बस आपको इतनी सी बात सिर्फ ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछ देता है एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा किया है डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है, वो एक्सेलरेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। इसका जो करंट होता है वो उसमें आपको शॉक, डीसी वाले में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में आपको शॉक नहीं लगता है, लेकिन एसी वाले में क्या होता है, आपको शॉक लगता है, ठीक है। तो यह सब कुछ फ़र्क है जो आपको मैं पहले से बताते चल रहा हूँ, आप ध्यान में रखोगे। अब अगला लास्ट टॉपिक जो इसका शुरू होता है वो कौन सा है हमारा, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी घर में हमारा जो होता है वो किस तरह से हम लोग इसको वायरिंग करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो हेडिंग दे दीजिए अगला आप लोग भी, क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, या उसी को और क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। यानी घर में आपका तार वार यानी कैसे किस तरह से होता है, WIRING वायरिंग। तो ये अगला आपका टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो हम लोग सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हो घर में, कैसे करंट को लाते हो, लाइन को कैसे खींच करके लाते हो, तो पॉल देख रहे हो, पॉल से 2 तार खींच करके लाते हो, ठीक है। तो इधर कहीं पॉल होगा, वहाँ से हम लोग 2 तार को लेकर के आ गए, ये पहला तार हो गया और ये हमारा दूसरा तार हो गया, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड वायर। इस तरह से 2 तार कहाँ से लेकर के आ रहे हैं इसको, जो पॉल है आपका, पोल उधर में टंगा हुआ है, पोल पर से ये 2 तार खींच करके हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। दिस इज आवर वायर। एक को बोलते हैं लाइव वायर, ये जो लाल वाला दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं। और दूसरा ये जो है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर आया और न्यूट्रल वायर आया। अब जो लाइव वायर आ रहा है उसी में हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज़ को डाल देते हैं। क्या चीज़ को डाल देते हैं भाई, फ्यूज़ को। तो इस तरह से एक तार रहता है, क्यों डालते हैं फ्यूज़ को यहाँ पे, ये क्या है अपना, तो ये है अपना फ्यूज़, ध्यान में रखिएगा नाम सबका। तो ये फ्यूज़ हो गया। अब लाइव वायर में ही इसको क्यों लगाते हैं, देखो मान लो कि कभी करंट ज़्यादा आ गया, तो करंट ज़्यादा हो गया तो यहीं पे अगर यही फ्यूज़ अगर मेल्ट कर गया, ये भी बताऊंगा, फ्यूज़ के बारे में भी आएगा, टेंशन मत लो। ये अगर मेल्ट कर गया तो आपका आगे का जितना भी घर में अप्लायंस है, बल्ब है, फैन है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, वो जलने से बच जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लाइव वायर में यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक फ्यूज़ को लगा देते हैं, ठीक है। और ये तार जो है वो ऐसे ही चलता आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे में आकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं मीटर से। किससे कनेक्ट कर देते हैं, मीटर से। तो ये आया आगे में और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कनेक्ट कर दिया है, इसको किस चीज़ से, तो मीटर से कनेक्ट कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, मीटर, ठीक है। देखते हो ये किलोवाट आवर में इसमें रेटिंग कुछ ना कुछ बताते रहता है, कितना बिजली आपने कंज्यूम किया है, ठीक है। तो जितना भी बिजली कंज्यूम करेगा वहाँ पे उतना यूनिट वहाँ पे ये दिखा देता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको बिजली बिल देना पड़ता है। तो ये मेन मीटर आपके घर में जैसे ही आया वहाँ से तार, तो यह लगा हुआ होता है, देखते होगे, ठीक है।
फिर यहाँ से हम लोग लेकर के जाते हैं इसको कहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग इसको ले जाते हैं मेन स्विच के पास। ठीक है, देखते हो एक बाहर में लग गया, वहाँ से हम लोग लेकर के आते हैं, घर में मेन स्विच होता है, पॉल पर से आया, मीटर जो लगा देता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, स्टेट बोर्ड वाला आकर के, ठीक है, तो वो आकर के लगा दिया। लगाने के बाद वहाँ से आप उस मीटर से क्या करते हो, उस मीटर से खींच करके अपना एक बोर्ड में पहले लगाते हो, बड़ा सा बोर्ड में। तो यहाँ से हम लोग लेकर के चले जाते हैं किसके पास, मेन स्विच जो आपका घर में है उसके पास लेकर के चले जाते हो। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं कौन सा स्विच, मेन स्विच हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, दिस इज़ आवर मेन स्विच, दिस इज़ मेन स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मेन स्विच में कुछ इस तरह से रहता है, आप देखते होंगे वहाँ पे कि चेंजर रहता है, उसको कट करना है तो उठा दिए, और डाउन करना है यानी करंट चाहिए तो उसको गिरा देते हैं नीचे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे मेन स्विच में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेन स्विच से कनेक्ट करने के बाद क्या करते हो, मेन स्विच से अलग अलग रूम में, सभी रूम में जो भी वायरिंग जा रहा है उस रूम में आप लोग वायरिंग को लेकर चले जाते हो, और हर रूम के लिए स्पेशल फ्यूज़ भी देते हो, ताकि अगर मान लो कि इधर से करंट आ भी गया और अगर उस रूम में किसी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, सबसे पहले वो आपका फ्यूज उस रूम का मेल्ट कर जाएगा, तो आपके रूम में जो अप्लायंस है फ्यूज मेल्ट कर गया तो जलने से बच जाएगा, और बाकी जितना आपका घर है वो सब में अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हर घर में भी हम लोग क्या दे देते हैं, फ्यूज़ दे देते हैं। मतलब यहाँ से निकलने के बाद एक और भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ से एक और भी फ्यूज़ को हम लोग यूज कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, तो बोल सकते हो कि होम का जो यूज है, या कंज्यूमर्स फ्यूज बोल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स फ्यूज। ठीक है, अब इसके आगे से ऐसे ऐसे और लाइन चला जाता है, और ये नीचे वाला तार ऐसे चला गया। अब ये तार आपका ऐसे जा रहा है, और डिफरेंट घर में आप जान ही रहे हो, पहले ही बता चुके हैं कि पैरेलल में कनेक्शन हम लोग लेकर के चले जाते हैं। क्या एडवांटेज है पैरेलल का, ये सब हमने बता रखा है कि सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। अगर एक अप्लायंस जलना बंद हो जाएगा तो बाकी अप्लायंस जलता रहेगा। ठीक है, तो यह सब कुछ पैरेलल का बेनिफिट था, जिसकी वजह से हम लोग पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। अब इसके आगे मान लेते हैं कि आप लेकर के आ गए ऐसे, और यहाँ से कनेक्ट कर दिए किसी चीज़ को में, ऐसे मान लेते हैं एक यहाँ पे लेकर के चलते हैं, एक तार आपने लाइव वायर से कनेक्ट किया और दूसरा वायर आपने न्यूट्रल वाले से खींचा, और दोनों को ला करके यहाँ पे क्या कर देते हो, एक बल्ब जला दो, या जो भी जलाना है आपको, यहाँ से बल्ब, फैन, आपको जो जलाना है जला सकते हो। यहाँ से एक तार यहाँ से लाओ और दूसरा तार यहाँ से खींच के लाओ, यहाँ पे ला करके आप क्या लगा दो, यहाँ पे ला करके मान लेते हो आपने फ़ैन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आगे में ये चलता जाता है। ठीक है, कुछ तार की बात कर लें हम, तो लाइव वायर का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। लाइव वायर कैसे कलर का है, रेड कलर का होता है। और न्यूट्रल वायर कैसे कलर का, देखो ब्लैक से रिप्रेजेंट किए हैं इसीलिए ये ब्लैक कलर का होता है। अब इसके अलावा एक और भी तार होता है, अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर का पूरा फंक्शन बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो हम लोग अर्थ वायर का कनेक्शन यहीं पे कर देते हैं। इसको डॉटेड लाइन से या ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ वायर ग्रीन ही होता है। एक कॉपर का तार लेते हैं, उसमें कुछ रड वगैरह बांध करके अर्थ में जा करके उसको गाड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अर्थ में हम लोगों ने यहाँ पे अर्थ का कनेक्शन बोल सकते हो। ये कैसा हो गया, अर्थ कनेक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे में लेकर के जाते हैं ऐसे, इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसको आगे लेकर के ऐसे चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे उठा हुआ रहेगा, टेंशन मतलब, ये ऐसे लाइव वायर चला जाता है, सॉरी लाइव वायर बोल रहा हूँ, अर्थ वायर चला जाता है। और इसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। तो ये पूरा सबसे पहले क्या किए, पोल पर से लाए, एक लाइव वायर में फ्यूज़ लगा दिए, ताकि हमारा घर में आगे का अप्लायंस अगर करंट अचानक ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज, तो क्या होगा, ये जल जाएगा तो आगे का जितना भी अप्लायंस है आपका बच जाएगा। फिर इसको आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, मीटर में कनेक्शन करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह बताता है। और ये कौन लगाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट में जो भी है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला, वो लगा देता है। फिर वहाँ से उस मीटर से हम लोग तार को खींच करके मेन स्विच में अपने घर में ले जाते हैं।
और इस मेन स्विच से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग घर में पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं और सब घर में क्या लगा देते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं, ताकि ये मैंने एक घर का बताया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे एक बोर्ड होगा, बोर्ड में एक फ्यूज होगा और उस फ्यूज से आप लोग पैरेलल से बल्ब फैन जो भी जलाना है आप जला देते हो। ठीक है, अर्थ वायर इस तरह से सभी रूम में जाते हो, देखते होगे 3 सॉकेट रहता है इस तरह से, एक 2 ऐसे रहेगा, एक ऊपर में रहेगा, तो यही अर्थ वायर होता है। और इन दोनों में एक लाइव रहेगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा। लाइव का कलर क्या बोले, रेड, और इसका ब्लैक न्यूट्रल का, और ये कैसा रहेगा अर्थ वायर, ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है, इतना याद हुआ, रट गया बिल्कुल। तो चलो अब आगे में बढ़ते हैं। तो आगे में हमारा ये पूरा आपको इस तरह से हमने बता दिया कि कैसे कैसे आपके घर तक पहुंचता है। और आगे में हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में पूरा का पूरा कैसा कनेक्शन करते हैं अपने घर में, पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं बता चुके हैं। अब देखो, अब हमारा आगे में क्या है कि देखो, जो फ्यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ होता है उसका 2 तरह से रेटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, एक हाई रेटिंग का कह सकते हो और दूसरा लो रेटिंग का होता है। ठीक है, अगर एक्चुअल में मैं बात करूँ आपसे कि किस तरह से होता है, तो एक्चुअल में यह कह सकते हो कि 2 तरह का जो सेपरेट सर्किट है हमारा, 2 तरह का सर्किट है। एक मेन होता है, मेन स्विच, और बाकी घर में आप छोटा मोटा भी बोर्ड लगा देते हो, तो 2 तरह का होता है। यानी जो सर्किट होता है वो 2 सेपरेट सर्किट होता है या 2 सर्किट्स होता है। कौन कौन सा सर्किट होता है भाई, तो दोनों सर्किट का नाम आपको ध्यान में रखना है। इस एक को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग सर्किट बोलते हैं, और दूसरे को पावर सर्किट बोलते हैं। कौन कौन सा, लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग सर्किट बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, पावर सर्किट बोलते हैं। अब कौन लाइटनिंग सर्किट हो गया, तो लाइटनिंग का मतलब देखो, लाइटनिंग सर्किट वैसे हुआ जिससे आप सिर्फ बल्ब या फैन या सब, यानी कम पावर खींचने वाला अप्लायंस को जलाते हो, तो वहाँ पे लाइटनिंग सर्किट का यूज़ करते हैं। और जहाँ से आप लोग AC चला रहे हो, हीटर चला रहे हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन चला रहे हो, गीजर चला रहे हो, आयरन चला रहे हो, तो उसके लिए कौन सा सर्किट यूज होता है, पावर सर्किट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस एक ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो फ्यूज़ लगाते हैं उसका एम्पियर रीडिंग होता है, 5 एम्पियर का तार लगा देते हैं उसमें। ठीक है, 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगाते हैं, तो इसमें 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगाते हैं। 2 सर्किट 2 तरह का हुआ, क्या बोले, एक मेन वाला आपका रहता है, दूसरा वहाँ से घर में लेकर के जाते हो। ठीक है, घर में भी 2 तरह से यूज़ कर सकते हो, एक लाइटनिंग सर्किट जिसमें सिर्फ फैन बल्ब वगैरह जलाना है, तो ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा देते हैं। और अगर हैवी अप्लायंसेस को चलाना है तो उसमें कितना, 15 एम्पियर का फ्यूज़ हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम करंट खींचता है फैन बल्ब आपका, और ये बहुत ज़्यादा करंट को कैप्चर करता है। तो 3 डिफरेंस इन दोनों में बता दिए। पहला डिफरेंस क्या बोले, तो पहला डिफरेंस यह बता दिए कि ये वैसे में यूज़ करते हैं जहाँ पे लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हो, वहाँ पे ये हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हो। एग्जांपल दे देना दोनों में। दूसरा, इसमें फ्यूज़ कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का, इसमें फ्यूज़ 15 एम्पियर का। क्यों, क्योंकि ये कम करंट खींचता है और ये ज़्यादा करंट खींचता है। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आई थिंक कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे में हम लोग चलते हैं। तो आगे में हमारा क्या होता है, इसको आप छाप लेना, और जो भी मैं बोला हूँ अभी मौखिक रूप से उसको आपको खुद से लिख लेना है कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, और अर्थ वायर के बारे में बता ही दिए कि क्या होता है, कैसे काम करता है। अब कैसे काम करता है उसके लिए एक और भी एग्जांपल लूँगा मैं, टेंशन मत लो, रोने मत लगना कि नहीं बताएं, सारा कुछ बता दूँगा मैं आपको, टेंशन मत लो। बस कलर आप सभी का याद रखना है आपको कि किस तरह से करते हैं और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। तो देखो, और भी पैरेलल के लिए आप बोल सकते हो, जो भी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया कि सबके लिए सेपरेट स्विच वगैरह भी दे सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या होगा कि एक अगर काम करना बंद कर दिया तो बाकी सब भी काम करना बंद कर देगा। सेपरेट स्विच लगा सकते हैं। तो यह सब बातें आप समझ लेना। ठीक है, अब हम लोग सीधा चले आते हैं किसके कॉन्सेप्ट पे, तो अर्थिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो अर्थिंग किस तरह से होता है और क्या क्या उसमें है, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अर्थिंग के बारे में भी मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बता दिया है
वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको आपको ज़्यादा एक फील मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह से होता है। जैसे देखो, मान लेते हैं कि आपके पास ये आयरन है, एक क्या मान लिया हम लोग, ऐसा आयरन को कंसीडर कर लिए हैं। ये ऐसा आयरन है आपके पास, ऊपर में इसका हैंडल इस तरह से लगा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। और ये इसके अंदर में क्या होता है, तो अंदर में आप जानते हो कॉइल लगा देते हैं हम लोग, वही कॉइल हीट होता है तो उसके वजह से, तो ये इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि इसका क्या है, कॉइल है। अब इस कॉइल से हम लोग क्या करते हैं, तो इस कॉइल से आप जानते हो कि एक को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, लाइव वायर के साथ, और दूसरे को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरा तार जो होता है अर्थिंग वाला, वो हम लोग इसके बॉडी से कनेक्ट करते हैं। क्यों बॉडी से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, बस अभी देखो इसको क्या हो रहा है। तो ये कौन सा वायर हो गया, अर्थ वायर हो गया। अब देखो कभी कभी होता है कि आयरन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और गर्म होने की वजह से ये जो तार था आपका लाइव वायर वाला, ये तार कभी मेल्ट कर जाता है, गर्म होने की वजह से तार मेल्ट कर गया। जब तार मेल्ट कर जाएगा तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट इस बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएगा, और बॉडी के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ गया। अब जब आप इसको गलती से आयरन करते समय छू लेते हो तो आपको शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल शॉक से मान लेते हैं पिघल गया तार, पिघलने के बाद भी, मेल्ट करने के बाद भी अगर टच हो गया, तो उससे अगर बचना है आपको, तब आप क्या किसका यूज करते हो, अर्थ वायर का यूज करते हो। यानी जो भी इसमें अगर कनेक्ट होकर के मेल्ट करके इसमें टच भी हो गया, तो जो भी इसके ऊपर में करंट आएगा वो कहाँ पे लेकर के चला जाएगा, तो ये कनेक्शन रहता है सीधा अर्थ के पास, ठीक है। यानी यहाँ से सीधा करंट वो निकल करके अर्थ में चला गया, और इस तरह से आपको शॉक नहीं लगा, ठीक है। तो ये अर्थ वायर का मेजर फंक्शन होता है कि आपको शॉक वगैरह से बचाता है। यानी क्या लिख सकते हैं, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक शॉक, द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज क्या कर देते हैं, उसको अर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कैसे कैसे रहता है आपको पता है कि उसी तरह से रहता है। 3 ऐसे रहेगा, एक को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग इसमें, लाइव वायर को इसमें, न्यूट्रल वायर को इसमें, और अर्थ वायर को मोटा वाला जो रहता है वो कौन सा होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक है। अब देखते हो कि अर्थ वाला जो होता है वो मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, ताकि यह दोनों जो पतला पतला है उसमें ये अर्थ वाला कभी गलती से अंधेरे में भी लगा रहे हो तो अर्थ वाला उन सब में कभी भी ट्राई करके देखना, कभी नहीं पतले वाले में जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर चला गया तो डायरेक्टली वहाँ पे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वो मोटा रहता है, बाकी जो क्या रहता है, पतला रहता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी तक क्लियर हुआ होगा। जैसा होगा आप इसमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा समझ में आया, ठीक है। अब देख लो, कभी कभी हम लोगों के सामने प्रश्न आ जाता है कि सर ये मान लेते हैं कि लाइव वायर को कभी हम छू दिए तो कभी करंट लगता है, कभी नहीं करंट लगता है। तो उसके लिए 2 सिचुएशन है। एक, आप लाइव वायर को कहाँ से छू रहे हो, ठीक है। कहाँ से का मतलब, अगर आप वुडन कोई मान लो कि बेंच वगैरह है उस पर, या टेबल है उस पर अगर कर रहे हो, छू रहे हो, तब ये इसमें आप आराम से छू सकते हो, उसमें शॉक नहीं लगेगा। क्योंकि उस समय जब आप छुए तो आपके बॉडी में करंट आया, फिर आपके बॉडी से वुड में है, वुड में आप जानते हो करंट फ्लो नहीं होता, यानी पूरा सर्किट वो अर्थ में नहीं गया तो पूरा सर्किट कंप्लीट होता नहीं है, इस वजह से आपको शॉक नहीं लगता है, ठीक है। यानी आप लाइव वायर को भी छू सकते हो। कब छू सकते हो, तो तब छू सकते हैं जब हम लोग वुडन ब्लॉक्स या किसी प्लास्टिक के बॉक्स पे खड़े रहेंगे, तब छू सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे में है हमारा कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज में 2 तरह का सिचुएशन होता है। पहले इसको हटा रहा हूँ मैं। अब आगे में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है वो जनरली कॉपर मेटल का बना हुआ होता है, जो
इलेक्ट्रिकल वायर होता है वो तो हम लोग मेनली कॉपर मेटल का या कॉपर वायर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट की वैल्यू क्या पास होगा, मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस मिनिमम होता है तो करंट की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम पास होगा, ठीक है। फ्यूज पे मैं फिर से आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा है इसमें पढ़ना, ठीक है। तो एक है शॉर्ट सर्किट और दूसरा होता है ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मेल्ट करने की वजह से जो आपका लाइव वायर है और जो आपका न्यूट्रल वायर है, ये दोनों वायर आपस में सट जाता है। तो दोनों वायर सटने की वजह से क्या होता है, उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। यानी when live wire and neutral wire comes in contact with each other, then that situation is known as short circuit, ठीक है। यानी लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, SC शॉर्ट सर्किट लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आखिर होता क्या है, तो देखो जब दोनों वायर आपस में एक दूसरे को टच करता है, ठीक है, तो टच करता, पहले एक तार था, अब कितना तार हो गया, 2 तार हो गया, 2 तार हुआ। तो 2 तार होने की वजह से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस, तार मोटा हो गया और एरिया ज़्यादा होगा, तो R बराबर क्या पढ़े थे, ρl/a। एरिया ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया जब सटा, टच हुआ तो हम लोग क्या बोल दिए कि एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। टच हुआ तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें करंट की वैल्यू क्या होगा, तो रुकावट कम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगा, ऊपर की एरो ज़्यादा नीचे की एरो कम, तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो जब करंट ज़्यादा हो जाएगा तो हीटिंग में इफेक्ट में आप लोग पढ़े थे कि H बराबर I² होता है, ठीक है। यानी करंट अगर ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी क्या प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस होता है, हीट होगा मतलब कि हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। और यही कारण है कि हम लोग कब देखते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी आग भी, यानी हाई टेम्परेचर होने की वजह से, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या कह सकते हैं कि क्या देखते हैं कि फायर वगैरह भी कैच कर लेता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखें शॉर्ट सर्किट में। इस पूरे सीन को आप एज इट इज ऐसे ही लिखो, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चाहो तो आप अपना लैंग्वेज में फिर इसको जो भी है लिख सकते हो। मैंने आपको समझा दिया कि आखिर ये कैसे क्या होता है। अब दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट किस चीज़ का होता है, ओवरलोडिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि औकात से ज़्यादा कर दिए, ओवरलोड कर दिए, ठीक है। ओवरलोड का मतलब क्या हो गया कि औकात था 4 रोटी खाने का, आपने उसको 20 रोटी खिला दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी ओवरलोडिंग होता है कि मान लेते हैं कि उसके पहले आपने लगाया है 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर तक वो बर्दाश्त कर सकता है, और आपने उसमें जो अप्लायंस लगा दिया वो मान लेते हैं AC फ्रिज सब उसी में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यानी एक ही स्विच में सब कुछ कनेक्ट कर दिया, एक ही रूम में सब कुछ कनेक्ट कर दिए, तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी इसका एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अगर बहुत सारा, इफ मेनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, ठीक है। यानी इफ मेनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंस को लगा देते हैं तब वही सीन क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग कहलाता है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इफ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ हाई पावर रेटिंग में क्या क्या हो सकता है, आयरन होगा, हीटर होगा, AC होगा, फ्रिज होगा, यह सब आर स्विच्ड ऑन
आर स्विच्ड ऑन एट दी सेम टाइम, सभी को स्विच क्या कर दिए, सेम टाइम में कर दिए, तब क्या होगा, तब कहेंगे कि दे ड्रॉ या दे ड्रॉज ए लार्ज करेंट, दे ड्रॉज ए लार्ज करेंट को ड्रॉ करेगा वो, ठीक है। और लार्ज करंट को ड्रा करेगा तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इसी सिचुएशन पे, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हाई पावर रेटिंग है जिसका एक ही साथ में स्विच ऑन कर दिए तो वो बहुत ज़्यादा करंट को ऑक्यूपाई ड्रा करेगा, बहुत ज़्यादा करंट को यूटिलाइज करेगा, खींचेगा, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओवर लोडिंग, ठीक है। और ओवरलोडिंग में कभी कभी देखते हो कि इलेक्ट्रिकल शॉक भी हो जाता है ओवरलोडिंग होने की वजह से, क्यों, क्योंकि करंट ज़्यादा आ रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आप समझ ही रहे हो कि मेल्ट तार वगैरह गल गया तो एक तार दूसरे तार से सट गया तो फिर वो कौन सा सिचुएशन आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा टॉपिक किस चीज़ में, ओवरलोडिंग में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, अगला हेडिंग आप दे दोगे क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। तो देखो फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ सिंपली बोलते हैं कि एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। क्या देख रहे थे कि ऐसे ये इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें एक पतला सा तार लगा देते हैं हम लोग, और ये जो तार होता है ध्यान में रखोगे किस चीज़ का होता है, थिन होता है, थिन वायर होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो टीन प्लेटेड कॉपर वायर का बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि यह है क्या होता है, टीन प्लेटेड कॉपर वायर जो है, और इस तरह से इधर में भी इस तरह से मेटल का एक बॉक्स दोनों साइड से लगा देते हैं ऐसे, इस टाइप से देखना। फ्यूज लेकर क्या होगा, तो इस साइड में मेटल का रहेगा और अंदर में एक तार आपको लगेगा, और ये ग्लास का कवर रहता है, ये कैसा रहता है, ग्लास कवर रहता है। ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, जैसे ही मान लो कि ज़्यादा करंट आया तो ज़्यादा करंट आने की वजह से ये मेल्ट कर जाएगा, ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाएगा। तो ये मेल्ट कर गया तो आगे करंट पास नहीं हुआ, ठीक है, और आगे करंट नहीं गया तो आगे का जितना अप्लायंस है आपका जलने से बच गया, ठीक है। और इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे ये भी बता चुके हैं कि लाइव वायर के साथ ही। लाइव वायर के साथ कनेक्शन करने का क्या फ़ायदा है कि अगर आप स्विच को ऑफ भी कर दोगे, तो स्विच को ऑफ करोगे तो क्या होगा, करंट ख़त्म हो जाएगा। लाइव वायर ये मान लेते हैं इसमें है, तो लाइव वायर के साथ कनेक्ट करने से क्या हो गया कि आगे में जैसे मान लेते हैं इससे कनेक्शन ख़त्म हो गया, इससे कनेक्शन ख़त्म हो गया, तब आप इसको स्विच को ऑफ करके भी आगे में कुछ काम करना है तो आराम से कर, तो इसलिए लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। और फ्यूज़ को किस में कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले लिख देता हूँ इसमें फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट्स आवर इलेक्ट्रिकल appliances फ्रॉम बर्निंग, जलने से बचा लेता है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कौन से वायर के साथ, लाइव वायर के साथ हमेशा इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और एक और भी बात की, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कह सकते हो कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, या इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। गर्म होता है, मेल्ट कर जाता है। अब देखो जब मेल्ट कर जा रहा है, आपके अप्लायंस को बचा जा रहा है, तो इसका जो होगा मेल्टिंग पॉइंट होगा, पिघलने का कितने टेम्परेचर पे पिघलेगा, अगर ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो सिंपली सोचो अगर बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो ये पिघलेगा नहीं तो आपका अप्लायंस जल जाएगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। यानी इट इज़ ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी इसका जो होता है ये तार है, ये कैसा पॉइंट का होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ठीक है।
और अलग अलग जैसा आपको जैसा देवता देखते हो वैसा पूजा करते हो, यानी जिस तरह का आप अप्लायंस को यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग फ्यूज़ का रेटिंग अलग अलग रेटिंग का आता है। 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, इस तरह से अलग अलग रेटिंग का आता है। तो जिस तरह का अप्लायंस आप यूज़ करते हो उसी तरह का फ्यूज़ आप उसमें यूज़ करते हो। अब देखो कभी कभी पूछा हो कि कितना का यूज़ करें, जैसे मान लेते हैं कि आपका 1 एम्पियर का है कोई अप्लायंस, ठीक है, तो 1 एम्पियर तक अगर वो बर्दाश्त कर रहा है तो आप उसमें एग्जैक्टली उतना ही मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि एक उतना गया तो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। अब 1 एम्पियर तक बर्दाश्त कर रहा है तो आप उसमें 2 एम्पियर का, यानी 1 एम्पियर का आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें 2 एम्पियर का लगा देना, उतना तक सेफ माना जाता है, ठीक है। और ये मैं नहीं, हर कोई कहता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जाकर के पूछोगे तो इतना ही आपको बताएगा कि हाँ 1 एम्पियर तक का अगर पावर खींच रहे हो तो उसमें 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगा सकते हो, उतना तक सेफ लिमिट माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूज़ के बारे में। अब देखो आजकल फ्यूज़ का ज़माना नहीं रहा, धीरे धीरे ज़माना चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ को रिप्लेस करके इसके स्थान पे कुछ दूसरा चीज़ लेकर के आ रहे हैं। और ये दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, तो उसको बोलते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ कि सर्किट को ब्रेक करने वाला जो होता है ऑटोमेटिक होता है ये, ठीक है। जैसे ही देखते हो घर में अगर लगा हुआ है तो आप आराम से समझ सकते हो, जैसे ही ज़्यादा करंट आया एक इस तरह से स्विच होता है, ये अभी मान लो कि ऊपर में है, जैसे ही ज़्यादा करंट आया तो ये नीचे चला आता है, ठीक है, नीचे चला आया तो आपका सर्किट ब्रेक हो गया। जैसे ही लोड को बढ़ाओगे, जैसे क्या बोले कि मान लो आपके घर में 5 एम्पियर तक का जा रहा है, अब 5 एम्पियर से ज़्यादा ओवरलोड कर दिए तुम, ठीक है, यानी ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस तरह से ऊपर की ओर था ये अपने आप नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब जब आप लोड को कम करोगे, लोड को कम, तो ऐसा नहीं कि अपने आप उठ भी जाएगा, अपने आप उठता नहीं है, इसको जाकर के आपको उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हो कि ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेट है किसका, यानी किसके स्थान पे यूज कर रहे हैं, फ्यूज़ के स्थान पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू, या इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हाउसहोल्ड वायरिंग, ठीक है, हाउसहोल्ड वायरिंग या अप्लायंसेस बोल सकते हो, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप गिर जाता है, ऑटोमेटिक कब गिर जाएगा, तो व्हेन ओवरलोडिंग लिख देता हूँ शॉर्ट में, व्हेन ओवरलोडिंग, यानी जब ओवरलोड आप करोगे तो अपने आप ये क्या कर जाता है, नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हुआ किस चीज़ के लिए, इसके लिए। एक और भी ध्यान में रखना, फ्यूज़ का कभी कभी सिंबल पूछ देता है, तो फ्यूज़ का सिंबल ऐसे रहता है, 2 ऐसे ऐसे चश्मा बना दो बापू का, और ये इधर से ऐसे, और ये यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये किसका सिंबल है, फ्यूज़ का सिंबल है, ठीक है। तो यह सब बातें हुआ इसमें, ठीक है। अब एक 2 क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसका पावर कितना दिया हुआ है, 2 किलोवाट। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लो, पावर है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब कितना वाट हो गया, 2000 वाट हो गया। इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, नहीं V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। तो V बराबर 220 वोल्ट, आपके घर में 220 वोल्ट ही होता है। दैट हैज़ ए करेंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर उसका रेटिंग है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट तुम एक्सपेक्ट करते हो, यानी क्या ये 5 एम्पियर उसको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह तुमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप इसमें क्या निकाल लो, करंट की वैल्यू निकाल लो। अगर 5 एम्पियर से कम आता है तो ये क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपका अप्लायंस मतलब जो फ्यूज है वो सही रहेगा, गलेगा नहीं, और अगर उससे ज़्यादा करंट आ जाता है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो गल जाएगा। यानी I की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो P बराबर V इंटू I बराबर कितना हो जाएगा, P अपॉन V। तो I बराबर P अपॉन V करोगे तो 2000
बटा 220 हो जाएगा और ये लगभग आपका आ जाएगा 9 एम्पियर का। कितना? 9 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो था कितना? 5 एम्पियर का था, ठीक है। यानी कह सकते हैं क्या कि आपका जो इलेक्ट्रिकल ओवन है वो 9 एम्पियर का करंट उसको चाहिए और आपने लगाया कितना है? 5 एम्पियर का ही लगाया हुआ है। यानी क्या बोलेंगे कि फ्यूज जो होगा वो हीट होगा और हीट होने के बाद वो मेल्ट कर जाएगा। यानी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द फ्यूज क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें फ्यूज़ का कितना बोल रहा है? ऑफ 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 वाट इतना वोल्ट बल्ब कैन बी यूज्ड इन दी सर्किट। यानी कितना बल्ब आप लगा सकते हो 100 वाट का 5 एम्पियर के फ्यूज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो पावर ऑफ एक बल्ब का कितना दिया हुआ है। पावर कितने बल्ब का? 1 बल्ब का अगर देखोगे तो पावर एक बल्ब का कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि n बल्ब आप लगा सकते हो, यानी लेट, क्योंकि आपको पता नहीं है n निकालना है, लेट n बल्ब बी यूज्ड। तो एक बल्ब है 100, 2 बल्ब 200, 3 बल्ब 300, n बॉल n 100, यानी n इंटू 100। तो पावर n बॉल के लिए कितना हो जाएगा? 100 इंटू n या 100n लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब वोल्टेज कितना दिया हुआ है? तो 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज 220 हो गया और करंट की वैल्यू कितना बोल रहा है? तो करंट है 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा होगा। अब कब करंट आपका 5 एम्पियर का है तो P बराबर V इंटू आई बस अप्लाई कर दो। तो पी एन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इंटू आई, और यहाँ पे Pn की जगह कितना है? 100N। तो 100N बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो दिस 100N विल बी इक्वल टू 220 गुना 5। तो इसको सोल्व कर लोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 11। यानी आप क्या ऐसा कितना बल्ब यूज कर सकते हो इसमें? तो 11 बल्ब हम लोग ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो एक वीडियो और छोटा सा आपका आएगा जो इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। 2-3 छोटा टॉपिक बच गया है, ठीक है। अच्छा, हजार्ड्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है आपको, ठीक है। एक और भी सर्किट से रिलेटेड कुछ बात और भी है आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, मैं बता दूंगा उसको अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।